हेलो एवरीवन, आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम संभावित प्रश्न करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग इनको देख के जा सकते हैं, आपकी किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका पेपर है 1-2 दिन के अंदर, तो आप इनको देख के जा सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए, देर नहीं करते, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O, HO2, H2O2, OH। तो इसका राइट आंसर है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, सबको पता है। H2O2 क्या है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर डोज आप मान सकते हैं बर्फ, पानी और भाप, क्या ये एक ही पदार्थ है। हाँ, ये पानी के 3 रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पेपर अम्लीय घोल में किस रंग का होता है। नीला, हरा, लाल या पीला, आपको बताना है। तो ये लाल रंग का होता है। नीला लिटमस क्या होता है, अम्ल में लाल हो जाता है, और लाल लिटमस जो होता है क्षार में नीला हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये संभावित क्वेश्चन आप देख के जा सकते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप लोग देख लीजिए, CH3COOH। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, तो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। 7, 18, 12 या 10। तो राइट आंसर है 18। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हेनरी मोसले है। कुल आवर्त या पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। और धातु और अधातु में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे। सबसे हल्की गैस कौन सी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल क्यों कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। गुब्बारों में हीलियम क्यों भरी जाती है, ये पूछा जा सकता है। साबुन का पीएच लगभग कितना होता है, 3, 5, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर है, साबुन का जो पीएच होता है 9 होता है। मतलब जो आपका साबुन होता है वो क्षारीय होता है। अगर 7 तक है तो अम्लीय है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। फिर क्षारीय पदार्थों के पीएच जो होते हैं 7 से अधिक होते हैं, अम्लीय पदार्थों के पीएच 7 से कम होते हैं। और शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। मतलब शुद्ध जल जो होता है न्यूट्रल होता है। रसायनों का वह परिवर्तन जो स्थायी हो और मूल पदार्थ बदल जाए, उसे क्या कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण या घुलनशीलता। तो इसका राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। बूस्टर डोज देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये सब आपको मिलेंगे वहां एग्जाम में। तो क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। बर्फ पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है, आपको बताना है। प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और इथेन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आपको अच्छे से पता है। तो ये भरी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। बूस्टर डोज क्या है, सीएनजी और पीएनजी में मुख्य गैस है मीथेन है। घरेलू गैस में गंध कौन देता है, तो इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि उसकी जो गंध है उसका पता लगाया जा सके। दूध का पीएच क्या होता है, 2, 4.5 से 6.5, 7.5 से 8 या 10। तो इसका राइट आंसर है दूध का होता है 4.5 से 6.5। मतलब जो आपका दूध है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाने में उपयोग होने वाला बेकिंग सोडा कौन सा यौगिक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इनके जो रासायनिक सूत्र है ये भी आप देख लेना। बूस्टर डोज देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। इसका उपयोग केक भोजन को फुलाने में एंटासिड में होता है। गर्म करने पर बनता है क्या? CO2 गैस जो केक को फुलाती है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मतलब कपड़े धोने वाले सोडा या इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र देख लीजिए Na2CO3 10H2O। बूस्टर डोज देख लेते हैं क्या है? इसका उपयोग कपड़े धोने में पानी की कठोरता दूर करने में होता है। इसे डेकाहाइड्रेट क्यों कहते हैं? इसमें 10 पानी के अणु होते हैं इसलिए बोला जाता है। क्या इससे साबुन बनता है? हाँ, साबुन बनाने में मदद करता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। इसका बूस्टर डोज है। यही गैस केक में हवा भरती है इसलिए केक फूलता है। यह प्रतिक्रिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। साबुन बनाने में वॉशिंग सोडा का क्या उपयोग होता है? स्वाद बढ़ाने में, गैस उत्पन्न करने में, कठोर जल को मुलायम करने में या रंग देने में। तो इसका राइट आंसर है कठोर जल को मुलायम बनाने में होता है, मुलायम करने में। बूस्टर डोज देख लेते हैं क्या है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। वॉशिंग सोडा इन्हें हटाता है। इसका उपयोग सॉफ्टनर की तरह किया जाता है। समरी बूस्टर देख लेते हैं एग्जाम के लिए। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaSCO3। खाना पकाने में, एंटासिड और क्लीनर में होता है। वॉशिंग सोडा का यूज होता है Na2CO3 10H2O। इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र कपड़े धोने में पानी को नरम बनाता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस समय मात्रक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप और भी मात्रक देख के जाइए। बल का SI मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल। तो बल का जो मात्रक होता है SI न्यूटन होता है। बूस्टर डोज देख लीजिए। न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। न्यूटन का नाम सर आइजैक न्यूटन के नाम पे पड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, याद कर लेना। और इसमें भी 4 न्यूटन दे देगा और उनके अलग अलग, चार्ल्स न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का या एनर्जी का SI मात्रक क्या है आपको बताना है। वोल्ट, जूल, न्यूटन, वॉट। तो इसका मात्रक होता है जूल। बूस्टर डोज देख लेते हैं। 1 जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। काम और ऊर्जा दोनों के लिए जूल ही यूज होता है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ये भी पूछा जा सकता है, याद कर लेना ये वैल्यू। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होती है। शक्ति या पावर का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वॉट, जूल या पास्कल। तो ये होता है वॉट होता है। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। बड़े स्तर पर किलोवाट, मेगावाट होता है। नाम पड़ा है जेम्स वॉट के नाम पे पड़ा है। दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक है पास्कल, वॉट, जूल या न्यूटन। आपको बताना है। तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नाम पड़ा है ब्लेज, नाम पड़ा है इनका ब्लेज पास्कल के नाम पे। ब्लेज पास्कल नाम याद रखना है आपको। वायुमंडलीय दाब की वैल्यू भी दी गई है, इक्वल टू होता है 101325 पास्कल।
आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है चार्ज का? एम्पियर, कुलाम्ब, वोल्ट या ओम? तो इसका राइट आंसर है कुलाम्ब होता है। एक कुलाम्ब इक्वल टू होता है वह आवेश, एक कुलाम्ब बराबर होता है वह आवेश जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट के साथ गुजरता है। इनका नाम पड़ा है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलॉम्ब। ये टेबल दी हुई है एसआई मात्रक के कुछ इंपॉर्टेंट। बल, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, प्रतीक एन है, ऊर्जा का जूल है, शक्ति वॉट है, दाब का पास्कल है, आवेश का कुलाम है, विद्युत धारा का एम्पियर है, पूछा जाता है बहुत, याद कर लेना। तापमान का केल्विन है, दूरी और लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी से, आपका क्वेश्चन आ गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो गोदावरी है भारत की सबसे लंबी नदी। बूस्टर डोज देख लेते हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर? तो आपको पता है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। राइट आंसर होगा इसका पूर्व से पश्चिम, सी। बूस्टर डोज इसका देख लेते हैं। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है, अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई है 13-12 है नर्मदा नदी की। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई क्या है जो एमपी में है? वो है 1077। सतलज नदी किस नदी प्रणाली का भाग है? गंगा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली या गोदावरी नदी प्रणाली? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी प्रणाली का भाग है। सिंधु की सहायक नदी है सतलज। सतलज नदी हिमालय की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है। तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस ताल से होता है सतलज नदी का उद्गम। यह पंजाब क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत की कौन सी नदी समुद्र में बिना डेल्टा बनाए मिलती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? तो ये नदी है नर्मदा नदी है, क्योंकि ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी सीधे अरब सागर में मिल जाती है। नदी अपने घुमावदार रास्ते और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। रिफ्ट वैली में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा। भारत का मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल है, जयंत सिन्हा? तो ये है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण 2019 से भारत की वित्त मंत्री है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी सुचेता कृपलानी, और अभी ये दूसरी है। वित्त मंत्रालय, भारत की पहली वित्त मंत्री सुचेता कृपलानी, आप ये भी याद रख सकते हैं। वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था की नीतियों का निर्माण करता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम आपको अच्छे से पता है क्या है, आइए देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोला जाता है। जीडीपी एक देश की कुल आर्थिक उत्पादन की जीडीपी एक देश की कुल आर्थिक उत्पादन का माप है। इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जाता है, उत्पादन, आय और व्यय का तरीका। भारत में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग का विनियमन करना, मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंक बनना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। यह बैंकिंग प्रणाली का नियमन भी करता है। भारत की मौजूदा मुद्रा इकाई क्या है? डॉलर, रुपया, यूरो या पौंड? तो ये है आपका रुपया। भारतीय रुपये का प्रतीक ये है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी का प्रदूषण नियंत्रण, नदियों का विकास, जल संरक्षण या कृषि विकास? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी का प्रदूषण नियंत्रण। बूस्टर डोज देख लेते हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। गंगा नदी को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है।
2024 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र, रणदीप सिंह सूद, अजय भल्ला। नवीन नियुक्तियां नहीं हुई है, आपको बताना है। तो ये है सुशील चंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य चुनाव आयोग के समुचित संचालन को सुनिश्चित करना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक के, आपको बताना है। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, शांतनु सेन। नवीन नियुक्तियां नहीं हुई हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है शांतनु सेन। आरबीआई की नियुक्ति केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की सलाह से होती। गवर्नर बैंक की नीतियों का नेतृत्व करता है। दो 2024 में हाल ही में किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल, विवेक मिश्रा, राजनाथ सिंह। नवीन नियुक्तियां नहीं हुई, अभी बताइए। क्योंकि एक जो डी वाला ऑप्शन है कि अभी नियुक्तियां नहीं हुई, इस टाइप के भी ऑप्शन आते हैं। तो इसका राइट आंसर है विवेक मिश्रा। एनएसए प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों को निर्धारित करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य है? वायरस हटाना, नेटवर्क सुरक्षा करना, डेटा इंक्रिप्शन करना, सिस्टम अपग्रेड करना, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। फायरवॉल में अवांछित ट्रैफिक को रोकता है। फायरवॉल जो है नेटवर्क में अवांछित ट्रैफिक को रोकता है या नेटवर्क को बाहरी हमलों से भी बचाता है। किस प्रकार का हमला होता है जिसमें हैकर्स वेबसाइट पर नकली पेज बनाकर उपयोगकर्ता की जानकारी चुराते हैं? फिशिंग, मॉलवेयर, ट्रोजन हॉर्स या डीडॉस। तो ये इसका राइट आंसर है फिशिंग। बूस्टर डोज क्या है? फिशिंग में यूजर को नकली वेबसाइट पर ले जाया जाता है। इसका उद्देश्य यूजर के पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी चुराना होता है। मेरी स्पीड से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। क्वेश्चन कराना है, लेकिन और भी बहुत सारे काम है, लेकिन हो गया, मैनेज हो जाएगा। इसलिए मेरी टंग स्लिप हो जा रही है बार बार, तो मैनेज कर लेना। मेलवेयर का क्या अर्थ है? वैध सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है हानिकारक सॉफ्टवेयर। बूस्टर डोज देख लेते हैं। मेलवेयर कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम होता है। इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स शामिल होते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? ये आपको ऑप्शन आता होगा जब आप अपने मोबाइल चलाते हैं। तो केवल पासवर्ड, पासवर्ड और ओटीपी, पासवर्ड और यूजर नेम, केवल ओटीपी। तो इसका मतलब होता है पासवर्ड और ओटीपी। यह सुरक्षा प्रणाली यूजर की पहचान के लिए दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करती है। इससे खाता सुरक्षित रहता है। रैनसमवेयर किस प्रकार का साइबर हमला है? डेटा चोरी करना, डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना, सिस्टम को धीमा करना, वेबसाइट को हैक करना। तो इसका राइट आंसर है डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना। रैनसमवेयर हमलावर कंप्यूटर नेटवर्क के डेटा को लॉक कर देता है, फिरौती देकर ही डेटा वापस मिलता है। डीडोएस हमला किस प्रकार का साइबर हमला है? डेटा चोरी करना, सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर सिस्टम को ठप करना, वायरस फैलाना, फिशिंग करना। तो इसका राइट आंसर है सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर सिस्टम को ठप करना। डीडोएस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यह हमले से वेबसाइट या सर्वर अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। रैनसमवेयर हो गया है, फिशिंग भी आपका हो गया है, मेलवेयर भी हमने कर लिया है। स्पूफिंग करते हैं। स्पूफिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? यूजर को धोखा देकर फेक पहचान से हमला करना, डेटा इंक्रिप्शन करना, सिस्टम को तेज करना या वायरस हटाना। तो इसका राइट आंसर है यूजर को धोखा देकर फेक पहचान से हमला करना। स्पूफिंग में हमलावर फेक ईमेल, वेबसाइट या आईपी एड्रेस का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी चुराना होता है। अब आ गए हिस्ट्री क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में अमात्य किसे कहा जाता था? सेना प्रमुख, वित्त अधिकारी, प्रांत के शासक या प्रशासनिक अधिकारी। राइट आंसर है प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता था अमात्य। मौर्य काल में ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। अमात्य राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। ये विभिन्न विभागों के कामकाज देखते थे। मौर्य काल में संपादिका अधिकारी का कार्य क्या था? आपको बताना है, ऐसे टर्म पूछे जाते हैं। सेना का संचालन, कृषि निरीक्षण,
राजमार्गों की सुरक्षा या खजाने की देखभाल? तो इसका राइट आंसर है राजमार्गों की सुरक्षा करना इनका काम होता था। संपादिका को मार्गपाल भी कहा जाता था, वे राजमार्गों की निगरानी करते थे। मौर्य काल में नायक का कार्य क्या होता था? प्रजा की देखभाल, सेना की टुकड़ी का नेतृत्व, कर संग्रह, न्याय देना। क्या क्या निकल रहा है मुझसे। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करना इनका काम होता था। नायक सेना का प्रमुख होता था। मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण था। मौर्य शासन में साधार्मिक अधिकारी किससे संबंधित था? धार्मिक अनुष्ठान की देखरेख, सेना की देखरेख, कर संग्रह या न्याय प्रशासन? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान की देखरेख। साधार्मिक अधिकारी धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों का प्रबंधन करते थे। मौर्य शासन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता था। मौर्य काल में महामंत्री किसे कहा जाता था? सेना प्रमुख, वित्त मंत्री और मुख्य सलाहकार, प्रांत अधिकारी या न्यायाधीश को कहा जाता था? बताइए। तो वित्त मंत्री और मुख्य सलाहकार को कहा जाता था। महामंत्री सम्राट का मुख्य सलाहकार और वित्त मंत्री होता था। अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857, 1885, 1905 या 1947 में? तो इसका राइट आंसर है 1857 में हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम। बूस्टर डोज देख लेते हैं। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह पहला बड़ा विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, 1905 में मोहनदास करमचंद गांधी, 1920 में जवाहरलाल नेहरू, 1857 में बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है 1885 में एलन ऑक्टेवियन होम। इसका ही शॉर्ट फॉर्म दे देता है ए ओ और ह्यूम दे देता है AO ह्यूम। तो इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आप लोग हर तरीके से रेडी रहिए, क्योंकि जब 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है सिलेबस के अंडर में ही। INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई थी। बाद में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख मंच बन गया। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। यह मार्च 1930 में नमक कानून के खिलाफ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बल दिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में जीत दिलाकर ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी थी। वे बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905, 1919, 1930 या 1942 में? तो इसका राइट आंसर है 1905 में। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। भारत का पहला संगठित विद्रोह कौन सा माना जाता है? सिपाही विद्रोह, 1857, खेड़ा सत्याग्रह, हल्दी वाला कांड है तो बल्दी वाला लिखा है, झांसी की रानी का विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैनिकों और आम जनता का बड़ा विद्रोह था ये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857, 1905, 1919 या 1942? तो इसका राइट आंसर है 1857। झांसी की रानी ने ब्रिटिशों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे भारत की स्वतंत्रता की प्रमुख नायिका मानी जाती हैं। खेड़ा सत्याग्रह किसने और कब शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक 1905, महात्मा गांधी 1918, जवाहरलाल नेहरू 1920, भगत सिंह 1928? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी 1918। बूस्टर डोज है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन था। खेड़ा क्षेत्र में किसानों के लिए शुरू किया गया था। सुल्तानपुर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तानसेन, बाबर, शेरशाह सूरी या शेर सिंह? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के शासन को चुनौती दी थी। उनकी प्रशासनिक नीतियां बाद में मुगलों ने अपनाई। 1857 के विद्रोह में किस सिपाही ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बहादुर शाह जफर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस?
तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, वे विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता भी थे। पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 40? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। संभावित क्या राष्ट्रपति बनने की शैक्षणिक योग्यता क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये संभावित क्वेश्चन आप देख के जा सकते हैं, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को हटाने की राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग, प्रत्यावर्तन, अनुच्छेद वापसी, संवैधानिक समीक्षा? तो इसका राइट आंसर है महाभियोग। संभावित महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में है। महाभियोग कौन शुरू करता है? राष्ट्रपति को संसद से जुड़ी कौन सी शक्ति प्राप्त है? धन विधेयक पारित करना, संसद का सत्र बुलाना, मंत्री नियुक्त करना या न्यायिक समीक्षा करना? तो संसद का सत्र बुलाना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? संभावित प्रश्न देख के जा सकते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करता है। सीएजी का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 6 वर्ष होता है। रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राज्यों में राज्यपाल को सौंपी जाती है और केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। सीएजी का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324, 148, 76, 112? तो आपको पता है 148 है और 148 से 148 से 151 तक इसका प्रावधान है। और आप देख लेना सीएजी की शक्तियां कहाँ दी गई हैं, क्या सीएजी को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, ये सारी चीजें। डीपीएसपी से क्वेश्चन देख लीजिए, नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा भारत को किस देश से मिली है? अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस? ये तो सीधे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है ये। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। किन अनुच्छेदों में है? 36 से 51 तक है डीपीएसपी, भारत के नीति निर्देशक तत्व। किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे? आर्टिकल 38, 39, 40, 42? तो इसका राइट आंसर है 39। महिला पुरुष समान वेतन का विषय किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, 4, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर है भाग 3। भाग 3 में कितने अनुच्छेद है? तो 12 से 35 अनुच्छेद है। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको देख के जाना है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 22 या 14? तो इसका राइट आंसर 21। अनुच्छेद 21A क्या है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्या विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 21 प्राप्त है? आपको बताना है कमेंट करके। बूस्टर डोज है ये आप देख लेना। इसमें राष्ट्रपति आपको दिया गया, राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 62 तक है। सीएजी आपको पता ही है। फिर डीपीएसपी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए, जैसे कि न्यायालय में ये बाध्यकारी नहीं है डीपीएसपी। और 44 में समान नागरिक संहिता है। और इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है। हाई कोर्ट जो निकालता है 226 में निकालता है। 5 प्रकार के रिट निकालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार देख के जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दबाजी में थी, अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।